हरे कृष्णा, वेलकम टू अवर चैनल द वे ऑफ लॉ। तो आज हम लोग यूजीसी नेट लॉ जून 2025 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो हम लोग को पता है कि जो PYQs है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि PYQs सॉल्व करें और साथ ही जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इससे रिलेटेड मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस अंडर मिताक्षरा? तो जो प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं मिताक्षरा में, क्या गाइडिंग प्रिंसिपल वहाँ पे क्या होता है? ऑप्शन है रिलीजियस एफिकेसी, दूसरा है कैपेसिटी टू परफॉर्म रिलीजियस ऑब्लिगेशन, तीसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ सपिंडा रिलेशन, फोर्थ है कैपेसिटी टू ऑफर रिलीजियस ऑब्लिगेशंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर, अगर हम लोग मिताक्षरा लॉ की बात करें, तो जो भी इंसान द पर्सन हु डाइज है ना, जो शरीर त्याग देते हैं, तो क्या होता है कि वह उनकी प्रॉपर्टी कैसे आगे जाती है, वो कौन ब्लड रिलेशन में कितना क्लोज आता है उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ सपिंड रिलेशनशिप लगता है। बट वहीं पे अगर ये दया भागा का पूछा गया होता है, ये तो मिताक्षरा है, तो दया भागा में क्या देखा जाता है? दया भागा में ये देखा जाता है कि कौन रिलीजियस एफिकेसी देखा जाता है, कौन पिंडदान कर सकता है, कौन कितना सक्षम है, उसके हिसाब से प्रॉपर्टी दी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल डिफेंस अंडर टॉट? एक एक देखते हैं। मिस्टेक, क्या मिस्टेक है? हाँ मिस्टेक है, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ और फैक्ट टॉट में तो देखो इतना स्ट्रांगली नहीं माना जाता है। बट हाँ जैसे कुछ केसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेलिशियस प्रोसिक्यूशन है ना, तो ये कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे मिस्टेक मैटर करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा रिमोटनेस। रिमोटनेस डिफेंस तो नहीं है, रिमोटनेस एक तरीका है ये मेजर करने के लिए कि कितना डैमेजेस मिलना चाहिए, डैमेजेस से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड कुछ लैंडमार्क केसेस है, जैसे रे पॉलिमिस है, ये सब आपको पता होना चाहिए। वेजन मॉन्ट केस, यहाँ पे 2 तरीके के टेस्ट होते हैं, है ना, वो आप देख लीजिएगा। तीसरा नेसेसिटी, हाँ नेसेसिटी है। डी कंसेंट, हाँ कंसेंट भी है। अच्छा, कंसेंट से रिलेटेड एक और चीज़ ध्यान रखना, साइंटी नॉन फिट इंजूरिया, इसका मतलब क्या है? मैं गलत प्रोनाउंस करूँगी तो उसके लिए सॉरी, बट इसका मतलब ये है ना कि जस्ट बिकॉज आपको किसी चीज़ की नॉलेज है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने यहाँ पर अपना कंसेंट दे दिया है। अच्छा, एक बहुत लैंडमार्क केस है, इससे रिलेटेड आप बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा कि वो क्या केस है, ठीक है? तो यहाँ इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, तो यानी कि 4th, बी ओनली। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ऑफ BNS 2023 एंड चैप्टर 2 ऑफ IPC 1860? अब यहाँ पे मैं आपको चीज़ें बता दूंगी, अब आप डिसाइड करना क्या आंसर है। तो जो पहला यहाँ पे एनिमल, तो हाँ एनिमल की डेफिनेशन दे रखी है, IPC में सेक्शन 47 में थी, और ये जो हमारा BNS है यहाँ पे 2 में है। पर्सन की डेफिनेशन, हाँ इसकी भी डेफिनेशन थी, IPC में सेक्शन 11 में थी और इसमें 226 में BNS में। चाइल्ड की डेफिनेशन, अब चाइल्ड के डेफिनेशन की बात करी जाए तो IPC में कहीं पे भी एक्सप्रेसली चाइल्ड की डेफिनेशन नहीं दी गई थी। हाँ जो डिफेंसेस थे वहाँ पे चाइल्ड की बात करी गई थी, डॉली इनकम्प्लेक्स, इन सब चीज़ों की बात करी गई थी, बट कहीं पे भी चाइल्ड की डेफिनेशन नहीं दी गई थी। बट जो हमारा नया BNS है यहाँ पे आपको चाइल्ड की डेफिनेशन मिल जाएगी 2 के 3 में। चलिए अब अगला बात करते हैं वुमेन। तो IPC और BNS में बेसिकली वुमेन है, तो ये भी एक फैक्टर है ना, अगर कोई देखना चाहे तो यहाँ पे देखो वुमेन की अगर हम बात करें तो हमारे BNS में जो 210 है वो जेंडर बताता है, जेंडर के बारे में, तो वहाँ पे आप डेफिनेशन मिल जाएगा। IPC में देखें तो यहाँ पे सेक्शन 10 में मेन और वुमेन के बारे में बताया गया है। तो अब आपके हिसाब से क्या इसका आंसर है ना, 3 होना चाहिए कि 4 होना चाहिए, आप बताइए, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें से पूछा गया कि कौन सा, आई एम रीडिंग दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ CSR? CSR क्या होती है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखिए मैं पूरा कंसेप्ट डिटेल में नहीं समझा सकती हूँ, है ना, लेकिन मैं इससे रिलेटेड चीज़ें बता दूंगी। तो पहला क्या है, अभी हमें बताना है कि क्या सही नहीं है इन कंटेक्स्ट ऑफ CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहला है कि CSR कमिटी शुड कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 डायरेक्टर। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। अगर हम लोग यहाँ पे सेक्शन 135
अगर देखेंगे तो वहाँ पे ये बताया गया कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन 135 है वो एक डायरेक्टर के बारे में नहीं बोलता है, 3 या 3 से ज़्यादा डायरेक्टर के बारे में बोलता है, उसमें से एक जो है कम से कम एक जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, तो ये तो गलत है। चलिए अब बाकी हम रीड कर लेते हैं। देखिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना तो देखो आपको गलत पता चल गया ना तो आप ये 2, 3, 4 रीड कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा CSR के बारे में तो आपको पता है कि हाँ ये चीज़ें सही हैं। तो CSR प्रोविजन वॉज इंट्रोड्यूस बाय द कंपनीज एक्ट 2013, करेक्ट है ये। और उसके बाद थर्ड क्या है, कंपनी शुड स्पेंड एटलीस्ट 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स मेड ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स, इसे याद रखना 2% और प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स, ये भी सही है। फोर्थ है CSR इज एन इम्प्लाइड अग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड सोसाइटी टू इम्पार्ट गुड्स एंड सर्विसेज इन सम वे एडवांटेजेस टू द सोसाइटी, ये भी सही है। तो यानी कि ये तीनों सही है, तो यहाँ पे गलत पूछा गया था तो गलत वाला सही होगा, यानी कि ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, in which of the following cases the Supreme Court of India gave a split verdict on 23rd July 2024 in a matter involving health, environment and intergenerational equity? तो 2024 का है, ठीक है। तो पहला है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दूसरा एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तीसरा MK रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, फोर्थ है जीन कैंपेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। और उसमें कौन से जजेस थे, जस्टिस BB नागरत्ना और संजय कैरोल्स, तो ये 2 जज थे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं क्या, मतलब समझ रहे ना, इस तरीके से PYQs को सॉल्व करना चाहिए। चलिए अगला डेफिनेशन जो है वो ये है कि मैच करना किसने कौन से डेफिनेशन दी है। तो वेड, गार्नर, ग्रिफिथ एंड स्ट्रीट और आइवर जेनिंग्स। तो आइवर जेनिंग्स की डेफिनेशन जो है ये ज़्यादा फेमस है थोड़ी, तो अब आप इनमें से देखो कि कौन से डेफिनेशन आइवर जेनिंग्स के, आप समझ लो जैसे ऑल चारों ही फेमस है ना, चारों की एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की डेफिनेशन फेमस है, बट कंपेरेटिवली आइवर जेनिंग्स का नाम ज़्यादा पॉपुलर है। तो अब आप क्या करो कि जैसे आपने डी आइवर जेनिंग्स चूज़ कर लिया, अब देखो ये जो नीचे यहाँ पे लिस्ट हुए मैच करना, अब देखो आइवर जेनिंग्स से कौन सा मैच हो सकता है। तो यहाँ पे पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन, इट डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। समझे आप, डी का क्या हो गया 1। अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, देखिए डी का 1 है तो आप देख लीजिए इसमें से डी का 1 किसका है, तो डी का 1 आपको एक ही में दिखेगा, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट आप जो है और भी देख लीजिए डेफिनेशन, क्योंकि जस्ट सॉल्व करने के लिए नहीं करें, यहाँ पे नंबर थोड़ी मिलना है, यहाँ पे तो हमें याद करना है। चलिए अगला जो वेट की डेफिनेशन है, वेट की डेफिनेशन दे रखी है हमारी ये 4 है, लॉ रिलेटिंग टू द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट पावर, ठीक, तो ये हो गया 4। गार्नर की डेफिनेशन कहाँ पे दे रखी है 3 में, रूल्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट एज लॉ एंड विच रिलेट टू एंड रेगुलेट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो इस तरीके से मतलब अभी आप पढ़ रहे हैं तो आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। ग्रिफिथ एंड स्ट्रीट की डेफिनेशन, मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। तो आप कुछ कुछ कीवर्ड लगा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग देखें आइवर जेनिंग की जो डेफिनेशन थी, ऑर्गेनाइजेशन, पावर, ड्यूटीज, ऐसे वर्ड्स यूज हो रहे हैं। वेट की डेफिनेशन में क्या है, गवर्नमेंट की पावर पे कंट्रोल लगाना। ग्रिफिथ एंड स्ट्रीट की डेफिनेशन में क्या है, ये भी कंट्रोल की बात कर रहा है, बट किसकी, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की, और उसमें ऑपरेशन वर्ड भी है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की डेफिनेशन में कोर्ट वर्ड आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, बट आपको गार्नर की डेफिनेशन में कोर्ट वर्ड देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से जो हम लोग कीवर्ड बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट टेलीफोन टैपिंग इज अ सीरियस इन्वेजन ऑफ एन इंडिविजुअल्स राइट टू प्रिवेसी। तो पहला केस है हमारे पास पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दूसरा आर राजगोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये तो नहीं होगा। ये किससे रिलेटेड है, ये हमारा केस ऑटो शंकर से रिलेटेड, ये ऑटो शंकर केस है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत लैंडमार्क केस है। ये फ्रीडम ऑफ प्रेस वर्सेस राइट टू प्रिवेसी की बात करता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। और दूसरा मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेड, ये भी नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा, ये बेसिकली मेडिकल इथिक्स और प्रिवेसी की बात करता है, प्रिवेसी किसके रिगार्डिंग कि किसकी क्या मेडिकल कंडीशन है, ये भी नहीं होगा।
फोर्थ क्या है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मधुलकर नारायण, ये भी नहीं होगा। ये किससे रिलेटेड है, बेसिकली ये वुमेन से रिलेटेड है कि अगर किसी को हम बोलते हैं कि वुमेन ऑफ इजी वर्च्यू, तो उसके पास भी राइट टू प्रिवेसी है, शी ऑल्सो हैव एन सेक्शुअल ऑटोनॉमी। ठीक, तो ये इस केस से बोला गया। तो करेक्ट आंसर इज पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। चलिए आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनेडियन लेजिस्लेशन डज नॉट हैव प्रोविजन रिलेटेड टू फेडरेशन। पहला लॉ ऑफ फेडरेशन, दूसरा ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट 1867, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1982, फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1867। अब देखो इसमें पूछा गया ना फेडरेशन से रिलेटेड क्या है, तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं इस वाले ऑप्शन को मार्क करें, पहले वाले को। बट ऐसा कोई फ्रेमवर्क एग्जिस्ट ही नहीं करता लॉ ऑफ फेडरेशन 1802, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता है। आप समझे मेरी बात को कि ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई फ्रेमवर्क है ही नहीं जो एग्जिस्ट करता है। और अगर हम लोग फेडरल सिस्टम की बात करें ना कनाडा में, तो देखा जाए तो ये मोटा मोटा कहा जाए तो मिड 19th सेंचुरी से शुरू हुआ है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गार्जियन अंडर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। तो गार्जियन फॉर मैरिज ये तो कुछ नहीं होता है, मेटरनल गार्जियन ये भी कुछ नहीं होता, टेस्टामेंट्री गार्जियन होता है, कहाँ पे है, सेक्शन 9 है ना। गार्जियन में एफिनिटी भी होता है, फिर यहाँ पे वो भी होता है हमारे पास नेचुरल गार्जियन, वो कहाँ पे है, सेक्शन 6 में। तो इसका आंसर ए और बी, डेट मीन्स ऑप्शन नंबर 1। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप लोग क्या कहते हैं कि देख के चलिएगा, ठीक है, मतलब आप देखते रहिए, ज़रूरी नहीं है कि ये आंसर सही हो, आप बात को समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 10, इंटरनेशनल लॉ इज अ बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शन विच आर बाइंडिंग अपॉन सिविलाइज स्टेट इन देयर रिलेशन विद वन अनदर। दिस डेफिनेशन इज एट्रीब्यूटेड टू whom ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो यहाँ पे ना मोस्टली क्या होता है कि ओपनहाइम और ब्रायरली की डेफिनेशन बहुत ज़्यादा सेम है, तो अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। देखो स्टार की जो डेफिनेशन थी वो तो बहुत मॉडर्न डेफिनेशन थी, उसके अंदर स्टेट, इंडिविजुअल, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें थी, तो स्टार की तो डेफिनेशन डेफिनेटली नहीं है और जेरेमी बेंथम की भी नहीं है। अब ओपनहाइम और ब्रायरली की डेफिनेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आप ध्यान रखिएगा जो ओपनहाइम की डेफिनेशन है ना, उसमें कस्टमरी एंड कन्वेंशनल लॉ वर्ड यूज़ किया गया है। क्या यूज़ किया गया, कस्टमरी एंड कन्वेंशनल लॉ। तो यहाँ पे लिखा है कस्टमरी एंड कन्वेंशनल लॉ नहीं, तो डेफिनेशन किसके, जेएल ब्रायरली। जेएल ब्रायरली की जो डेफिनेशन है वो किसकी बात करता है, एक तो बात करता है कि आप डेफिनेशन को रीड कर लीजिए, इज अ बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एक्शन विच आर बाइंडिंग अपॉन सिविलाइज स्टेट इन द रिलेशन विद वन अनदर। तो ऐसे आप चीज़ों को जो याद कर पाएंगे। अच्छा, ये जो नीचे आंसर दो कुछ के एक दो के गलत होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये यहाँ पे जोग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, इनको मैच करना है। तो देखो इसको करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप कोई भी किस्म से पिक कर लीजिए। फॉर एग्जांपल आपने जोग्राफिकल इंडिकेशन पिक किया, अब इसमें से आप ढूंढो, ठीक है। अगर आपको मतलब एक झलक में जो आपको लग जाए कि ये है, तो अगर आपको पता चल जा रहा है कि जोग्राफिकल इंडिकेशन का ये है, तो आप आगे प्रोसीड करें। अगर आपको जोग्राफिकल इंडिकेशन का नहीं पता चल रहा तो उस पर टाइम नहीं वेस्ट करना है। मुझे पता है बहुतों को पता होगा क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत ज़्यादा रिपीटर्स कैंडिडेट देते हैं, बट स्टिल मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि इससे थोड़ा टाइम बचता है और पार्ट 1 के लिए आपको कंपेरेटिवली ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पे जोग्राफिकल इंडिकेशन, तो पोस्ट ग्रांट अपोजिशन तो नहीं होगा, प्रोटेक्शन ऑफ राइट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन नहीं, प्रोहिबिशन ऑफ असाइनमेंट ये होगा इसका आंसर, ठीक है। तो जो सेक्शन 24 है जोग्राफिकल इंडिकेशन का, तो वहाँ पे आपको ये बात लिखी हुई है कि ये जो जीआई होता है वो कम्युनिटी का होता है, ठीक है, किसी एक इंडिविजुअल का नहीं होता है। तो इसका क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ असाइनमेंट। इसका मतलब क्या है, ए का 3, तो ए का 3 किस में, एक ही में है, तो इसका आंसर वैसे 2 होना चाहिए। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला क्या है कि ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या है, ऑनेस्ट और कंकरेंट यूज़। ऑनेस्ट और कंकरेंट यूज़ क्यों है, आपको ऑनेस्ट और कंकरेंट यूज़ का मतलब पता होगा। यहाँ पे आप सेक्शन 12 में देख सकते हो, एक बार सेक्शन 12 भी रीड कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ऑनेस्ट और कंकरेंट यूज़ में ये होता है कि अगर 2 लोग हैं सेम ट्रेडमार्क यूज़ कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड है। ओके, फिर ये पोस्ट ग्रांट अपोजिशन किसका है, ये पेटेंट का है, ठीक है। और बाकी आपका प्रोटेक्शन ऑफ राइट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन आपका किसका, आपका कॉपीराइट का है। तो ऑप्शन नंबर 2 है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज
इज और आर नॉट क्लोजली कनेक्टेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इसमें से कौन सी थ्योरी जो है आईपीआर से नहीं जुड़ी हुई? ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप लोगों के सामने लिखा हुआ है इकोनॉमिक थ्योरी। तो क्या इकोनॉमिक थ्योरी जुड़ी हुई है आईपीआर से? हाँ, इकोनॉमिक थ्योरी तो जो है वो डेफिनेटली आईपीआर से जुड़ी हुई है कि मतलब जिसने जिसने भी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट किया उसको मतलब कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए। ऑटोपाइटिक लीगल थ्योरी क्या जुड़ी हुई है? नहीं। ऑटोपाइटिक लीगल थ्योरी का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है सेल्फ क्रिएटिंग। सेल्फ क्रिएटिंग मतलब जो खुद को बनाए। ये थ्योरी कहती है कि लॉ एक ऐसा सिस्टम है जो खुद के ही रूल से चलता है और खुद को ही रिप्रोड्यूस करता है। इसको इस बात से मतलब नहीं है कि पेटेंट किसको मिलना चाहिए, कॉपीराइट से कितना फ़ायदा हो रहा है, ये बस पूरे लीगल सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझाने की थ्योरी है। ठीक है, तो ऑटोपाइटिक लीगल थ्योरी तो नहीं है। तीसरा सोशल प्लानिंग थ्योरी। हाँ, ये भी है सोशल प्लानिंग थ्योरी, है ना, मतलब कि सोसाइटी का भला हो रहा है। इंस्ट्रूमेंटलिस्ट थ्योरी भी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी है, तो सिर्फ बी नहीं है। तो आंसर विल बी 3। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडमार्क केस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनैलिटी? तो एस लोटस तो नहीं है ना? ये मतलब आप लोग को देखो, जब क्या करो, जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो, मेरे पास तो देखो इसमें जितना पॉसिबल है मैं उतना बताने की कोशिश कर रही हूँ, बट अगर आप लोग को कोशिश क्या करनी चाहिए कि जब ऐसे आपके पास क्वेश्चन है तो आप सबका ईयर देखो कि कौन सी ईयर में, जैसे एस लोटस 1927 में आया है, यहाँ पे लोटस प्रिंसिपल की बात करी गई थी, है ना, तो ये सब आप देखो। फिर ये देखो ये कौन सी ईयर में आया, कि क्रोनोलॉजी पूछी जाती है। तो यहाँ पे मैंने पूछा कि नेशनैलिटी से रिलेटेड क्या, तो नेशनैलिटी से रिलेटेड नोटेबहम का केस है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी ईयर का है? 1955 का है नोटेबहम का केस। चलिए अब आगे चलते हैं। ये बेसिकली ये बोलता है कि अगर हम किसी का नेशनल क्लेम कर रहे हैं तो वहाँ पे इंडिविजुअल के बीच में और वो जो नेशन उसके बीच में एक जेन्युइन लिंक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए प्रोमिसरी नोट? चलिए इसमें सबसे पहले क्या कहते, प्रॉमिसरी नोट कहाँ पे, एनआई एक्ट के कहाँ पे, कौन से सेक्शन में प्रॉमिसरी नोट? सेक्शन 4 में है। तो ये सब चीज़ आपको पता रहनी चाहिए, है ना। मतलब जब क्वेश्चन आए, मैं ये कह रही हूँ कि देखो ऐसे ना इतने सारे एक्ट हैं, लाइक कितने सारे एक्ट हैं, एक एक एक्ट का अगर आप लोग याद करोगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर आपको प्रैक्टिस है बहुत टाइम से तो अलग बात है, लेकिन एक एग्जाम में एक एक सेक्शन याद हो पाना पॉसिबल नहीं है। तो एटलीस्ट आप क्या करो, जब क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करते हैं ना तो याद रहता है, क्योंकि कुछ ही सेक्शंस आते हैं, तो मे बी क्वेश्चन रिपीट ना हो बट आप एलिमिनेट कर पाओगे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सेक्शन 4 में दे रखा है, सबसे पहले क्या दे रखा है, इट मस्ट बी इन राइटिंग एंड साइन बाय द मेकर, ये सही है, तो मतलब ये आंसर नहीं होगा। दूसरा है कि देयर मस्ट बी एन अंडरटेकिंग और प्रॉमिस टू पे, हाँ ये भी सही है, ये आंसर नहीं है। सच अ प्रॉमिस मस्ट बी कंडीशनल, नहीं, वो क्या होना चाहिए, वो अनकंडीशनल होना चाहिए। तो चलिए फोर्थ क्या लिखा है, तो ये आंसर होगा। फोर्थ क्या लिखा है, द प्रॉमिस मस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ मनी ओनली, हाँ ये भी बात सही है। तो ये 3 जो प्रॉमिसरी नोट के रिगार्ड में सही है, ये गलत है, तो अब सही ऑप्शन होगा 3। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 आइडेंटिफाई शेयर्स एंड डिबेंचर्स एज अ मूवेबल प्रॉपर्टी? तो इसका सही आंसर है सेक्शन 44। अब ये तो आपको पता होना चाहिए, तो आप कर पाओगे, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है, देखो 100 में से 100 सही तो नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? द फर्स्ट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन was constituted on 31 जनवरी 1992। चलिए देखिए, जब अब ऐसा है ना तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मतलब आप ये मत सोचिए कि आप पहले में ही अटक गए, आप और भी पढ़िए। पूछा गया ना कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो आप और भी आगे आइए। ठीक है, देखिए मे बी अगर आपको इसमें डाउट है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा तो आप आगे आइए। दूसरा क्या कह रहा है कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास हैज बीन अकॉर्डेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस थ्रू 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है कि द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर वाज कार्व्ड आउट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अच्छा, फिर डी क्या लिखा है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब हैज बीन सेट अप अंडर 338। तो क्या ये सही है? 338 जो है शेड्यूल ट्राइब्स की बात करता है कि शेड्यूल कास्ट की बात करता है? 338 शेड्यूल कास्ट की बात करता है। मे बी अगर आप इन सब में, मैं कह रही हूँ कि इन सब में आपको थोड़ा इश्यू होगा मे बी, है ना, बट ये तो
जैसे बी हो गया, डी हो गया, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन से साफ-साफ रिलेटेड है। तो ये कहाँ पे दे रखा है, ये आपका शेड्यूल कास्ट के बारे में 338 में बता रखा है और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में 338 में बता रखा है। और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, वो कहाँ पे उनके बारे में बता रखा है, वो बता रखा है हमारा 338 बी जो है वो बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बता रखा है और ये स्टेटमेंट जो है वो सही है, ठीक है। तो चलिए मतलब ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत होगी, आई मीन टू से दिस, सॉरी, है ना, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत होगी। ई क्या कह रहा है कि आर्टिकल 338 डील्स विद द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। 338 शेड्यूल कास्ट की थोड़ी, तो शेड्यूल ट्राइब्स की बात करता है, तो डी और ई तो आपका गलत है। अब देखो किस में डी और ई नहीं दिया हुआ, इसमें भी डी ई है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या ए बी सी सही है। समझे बात को। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अरेंज द फॉलोइंग कन्वेंशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर कमिंग इनटू फोर्स। तो ये तो पता होना चाहिए इसका कोई वो नहीं है। तो बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन कब आया था, देखो आप लोग ना कुछ याद कर सकते हो, मतलब कि अच्छा इस टाइम ये हुआ था कंट्री में, थोड़ा बहुत अगर आपको हिस्ट्री का आइडिया है ना तो आपको याद करने में ईजी होगा। तो मार्च 26 1975 में बायोलॉजिकल कन्वेंशन। फिर हमारा है कन्वेंशनल वेपन कन्वेंशन 2 दिसंबर 1983। केमिकल वाला केमिकल वेपन कन्वेंशन हमारा है 29 अप्रैल 1997, ठीक है। और ये जो हमारा ओटावा है ये कब आया है, 1999 मार्च में आया है, तो आपको इससे याद हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा है, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, तो सबसे पहले ए है। फिर इसके बाद हम लोग का कौन सा है, इसके बाद हम लोग का आया है द कन्वेंशनल वेपन्स कन्वेंशन। फिर हमारा है केमिकल वेपन से रिलेटेड ACBD, यानी कि 2 विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द गोल्डन रूल फॉर फ्रेमिंग प्रोस्पेक्टस वाज फॉर्मुलेटेड बाय VC किंडर्सले। तो इसका जो आंसर है इस सी है, ठीक है, न्यू ब्रुंसविक कनाडा रेलवे कंपनी वर्सेस मुगरिच। अगला क्वेश्चन यानी कि इसका सही जवाब होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, ठीक है। अब इधर क्या है, इन लोग का ओपिनियन से यहाँ पे स्टेटमेंट है ओपिनियन और बाकी इधर जूरिस्ट का नाम दिया गया है। तो मॉन्टेस्क्यू, ली, रुडोल्फ और मेन, ये 4 लोग दिए हुए हैं। तो मॉन्टेस्क्यू ने कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रेंज या फिर उन्होंने ये टर्म यूज़ किया, या फिर उन्होंने एंशिएंट लॉ पब्लिश किया, या उन्हें फादर ऑफ कंपैरेटिव लॉ बोला जाता है। तो जो मॉन्टेस्क्यू ने फादर ऑफ कंपैरेटिव लॉ बोला जाता है, तो एक आपका क्या होगा, ये मॉन्टेस्क्यू का पता होना चाहिए, मैं कह रही हूँ सबका नहीं पता होगा, लेकिन जैसे मॉन्टेस्क्यू और मेन का, ये लोग मतलब जूरिस्प्रूडेंस में बहुत मतलब फेमस लोग हैं। तो मॉन्टेस्क्यू का क्या है, मॉन्टेस्क्यू का कंपैरेटिव लॉ, फादर ऑफ कंपैरेटिव लॉ कहा जाता है। और जो हेनरी मेन है, इनका काम किससे रिलेटेड था, एंशिएंट लॉ से रिलेटेड था, यानी कि 3। अब यहाँ पे आप लोग ये नहीं भी पता तो आप लोग ऑप्शन चेक कर सकते हो कि 4 किस में है और 3 किस में, तो इसका आंसर 4 होगा, बट आप और भी देख लीजिए क्योंकि पूछा जा सकता है। फिर ये किसने बोला कि कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रेंज, ये ली ने बोला था, ठीक है। रुडोल्फ और श्लेसिंगर ने कौन सा टर्म दिया था, यूज द टर्म, जो भी है ये टर्म इन लोगों ने यूज़ किया था, ठीक है, क्योंकि मैं प्रोनाउंस कर नहीं पाऊंगी, समय बर्बाद नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन आर रिलेटेड टू एक्स्ट्राडिशन। तो एक्स्ट्राडिशन से रिलेटेड यहाँ पे कौन कौन सा है, तो एक है सवारकर केस, अबू सलेम केस, कैस्टियोनी रे केस और म्यूनियर रे केस और पैकेट हवाना केस। तो पैकेट हवाना केस तो रिलेटेड ही नहीं है। पैकेट हवाना केस किससे रिलेटेड है, ये बेसिकली हमारा इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ से रिलेटेड है, लॉ ऑफ सी, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ की बात करता है। तो जिसमें ई होगा वो डेफिनेटली इसका आंसर नहीं होगा। तो यानी कि 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, ठीक है। उसके बाद यानी कि ये कंफर्म हो गया कि आपका ABC तो है ही। अब उसके बाद डी, ये बेसिकली जो सारे केसेस हैं ये सब एक्स्ट्राडिशन से रिलेटेड है, इसको छोड़ के ये सारे केसेस किससे रिलेटेड है, ये एक्स्ट्राडिशन से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट केसेस हैं, तो आप इनको पढ़ सकते हो, ईयर भी देख सकते हो आप लोग। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इसे मैच करना है, ठीक है। अब देखो जिसको पता होगा ये पता होगा, लेकिन ये तो कम ही कैंडिडेट्स को पता होता है। तो यहाँ पे ये है कि रेनर आर्नोल्ड ने क्या लिखा है। देखो अगर आपका एक का भी पता होगा ना, इन्होंने ऑप्शन ऐसा दिया कि एक का भी पता होके नहीं चलेगा,
लेकिन इससे देखो कुछ चीज़ें ऐसे ना मतलब अगर आप इसे थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ऑप्शंस जो है, ऑप्शन देख के आप कुछ चीज़ें एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आप थोड़ा ऑप्शन देखोगे तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है? मैं जो है आपको ये क्वेश्चन उस हिसाब से बताने वाली हूँ जितना मतलब मैंने ढूँढ के रखा है, ठीक है? इसके बारे में अब नीचे वाले ऑप्शंस को छोड़ दूँ मैं, तो मैं उसके अलावा बताऊँगी जितना मैंने सर्च किया, जितना मैंने ढूँढा उसके हिसाब से। तो रेनर आर्नोल्ड का जो है उन्होंने दिया है यूनिवर्सलिज्म ऑफ ह्यूमन राइट्स। उसके बाद वंदना शिवा ने दिया है बायोपायरेसी, द प्लंडर ऑफ नेचर एंड नॉलेज। फिर हमारे पास लेंजेरिनी फेडेरिको ने क्या दिया है, इन्होंने दिया है द कल्चरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स लॉ। और एमिली क्रॉफोर्ड और एलिसन पर्ट ने दिया है हमारा इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। तो ये है 2 3 4 1, बट यहाँ पे मुझे कहीं पे दिखा नहीं। बाकी आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसे भी मैच करना है, तो ये भी थोड़ा सा मतलब नहीं ज़्यादा लोग को पता रहता है, लेकिन देखो सब क्वेश्चन आंसर नहीं करने होते हैं। मतलब अगर आपको जेआरएफ या नेट चाहिए तो इट डजंट मीन कि आपके 100 में से 100 सही होने चाहिए, ठीक है ना? तो और कभी-कभी क्वेश्चन पेपर हार्ड आता है तो अकॉर्डिंगली कट ऑफ भी कम जाती है, तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो पहला जो है ये एजे डॉनेली एंड डीजे वेलर, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने कौन सा कंसेप्ट दिया था? तो उन्होंने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स दिया था, ठीक है? तो इसका 1। फिर बीएल रजनानी एंड जे पील, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दिया था द ऑक्सफोर्ड हैंडबुक ऑफ इंटरनेशनल एनवायरनमेंट लॉ, तो इनका 2, ठीक है? फिर अगला जो है सी कर्णिका सेठ, क्या दिया था? कंप्यूटर इंटरनेट एंड न्यू टेक्नोलॉजी लॉज। फिर डीजे गिब्सन ने क्या दिया? पेटेंटिंग लाइफ पेटेंट कल्चर एंड डेवलपमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 3 होगा। सॉरी 3, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ देयर इनेक्टमेंट। तो इसको जो है ऐसे अरेंज करना है कि क्या इसमें से पहले आया है। तो सबसे पहले बात करी जाए आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन एंड परपेचुअल यूनियन, तो ये जो है हमारा आया 1777 में और ये रेटिफाई हुआ 1781 में, ठीक है? ये क्या था? इट वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस अप्रूव्ड बाय द सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। चलिए ये हो गया हमारा सबसे पहले आया है, तो पहले हमारा क्या होगा? डी होगा। दूसरे नंबर पे क्या है हमारा? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट 1867। ये क्या कहते हैं कि इससे मतलब ये एक ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक्ट है, इससे ऑफिशियली डोमिनियन ऑफ कनाडा बना 1867। आपको याद रखना चाहिए, आपको याद हो जाएगा, मतलब अगर आपको पता चल जाएगा ना कि एक्ट किस लिए था तो आप फिर भी गेस कर सकते हो कि क्या पहले आएगा क्या बाद में आएगा। अगर आपको ये नहीं भी पता ईयर है तो आप गेस कर सकते हो। फिर अगला ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, तो इसका ये आया था 1900 में। फिर अगला है हमारा वेस्ट जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आया हमारा 1949 में। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले हम लोग का आएगा डी, फिर आएगा हम लोग का बी, फिर सी ए। तो डी बी सी ए यानी कि ऑप्शन 1 है इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑम्बर्ड्समैन एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन विच ईयर? तो कौन सी ईयर में आया था? तो ये आया था हमारा 1977 में, ठीक है? और यूके का भी आप याद कर सकते हो, यूके का 1967 में आया था। मुझे जस्ट याद आया तो मैंने बोल दिया। और भी स्वीडन का आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले वहाँ पे 1809। फिर फिनलैंड में आया, फिनलैंड में आई थिंक 1919 में आया, ठीक है? फिर डेनमार्क, नॉर्वे, ऐसा आप याद कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ लीगल पर्सनैलिटी? तो इसमें से कौन सी लीगल पर्सनैलिटी की थ्योरी नहीं है? तो फिक्शन थ्योरी तो है। फिक्शन थ्योरी किसने दिया था? फिक्शन थ्योरी दिया था सेविग्नी सैलमन ने, है ना? इनका क्या मानना है? इनका मानना है ना कि कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, ये सारी जो चीज़ें होती हैं एक्चुअली में कुछ होता नहीं होता, स्टेट ने क्या कहते हैं कि फिक्शन क्रिएट कर दिया है। फिर कंसेशन थ्योरी भी ऐसी ही थी और इसके प्रोपोनेंट्स मतलब फिक्शन थ्योरी वाले ही थे। इंटरेस्ट थ्योरी जो है ये नहीं है, ये किससे रिलेटेड है? ये हमारा राइट से रिलेटेड है, ठीक है? बेसिकली राइट से रिलेटेड हमारे पास 2 थ्योरी, एक इंटरेस्ट थ्योरी है और एक विल थ्योरी है। इंटरेस्ट थ्योरी को कौन सपोर्ट करता था? आयरिंग और सैलमन। इनके नाम याद रख लेना, जूरिस्प्रूडेंस से पूछे जाते हैं।
और ब्रैकेट थ्योरी ये किससे दिया था, ये आयरिंग ने दिया था। तो ब्रैकेट थ्योरी तो रिलेटेड है, ऐसा मान जाता है कि जो कॉर्पोरेट बॉडी होती है उसके आगे हम लोग ब्रैकेट लगा देते हैं या सिंबल लगा देते हैं तो वो उसे लीगल पर्सनैलिटी मिलती है। तो 3 नहीं है एसोसिएटेड, तो करेक्ट आंसर विल बी 3, बाकी सब लीगल पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ वक्फ। ठीक है, तो पहला क्या लिखा है कि जो वक्फ प्रॉपर्टी है वो इनअलाइनेबल है। दूसरा लिखा है टेस्टामेंट्री वक्फ इज इर्रिवोकेबल। तीसरा लिखा है वक्फ वंस क्रिएटेड कैन नॉट बी रिवोक्ड। फोर्थ है वक्फ प्रॉपर्टी वेस्ट इन गॉड। तो इसमें साफ अगर आपको मैं कह रही मुस्लिम लॉ भी नहीं आता है, आपको टेस्टामेंट्री वर्ड का मतलब पता है ना, जो वक्फ आपने विल के थ्रू बनाया है। विल कब इफेक्टिव होता है, जब इंसान शरीर त्याग देता है, तो उसके बाद विल इफेक्टिव होता है। तो क्या अपने लाइफ टाइम में विल को चेंज नहीं कर सकता, आपने डेफिनेटली चेंज कर सकता है। तो 2 होगा इसका आंसर। आपको कंसेप्ट भी नहीं पता फिर भी यू कैन आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैच करना है इन लोगों को। ठीक है, तो जो पहला लिखा है स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एंड अदर्स, तो इसका क्या है, इसका मैनेजमेंट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है, क्लाइमेट चेंज है, या एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो इसका जो सही आंसर हो क्या है 3। ये लैंडमार्क केसेस है। ठीक है, तो ये आप मतलब ये पढ़ लेना आप लोग। उसके बाद ये जो रिधिमा वाला केस था, रिधिमा वाला किससे रिलेटेड था, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड था। ठीक है, रिधिमा पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड था। और हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये ग्रीन सेस से रिलेटेड था। और बाकी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गाजियाबाद वर्सेस सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये हमारा मैनेजमेंट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, यानी कि 3142 हमारे करेक्ट आंसर है। 3142 यानी कि 1, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिफर टू द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, आर्टिकल 32, तो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 29, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ ए बेली एज प्रोवाइडेड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो क्या बेली की ड्यूटीज होती हैं, आपको बेलमेंट का कंसेप्ट अब देखो, जब आप एक क्वेश्चन ऐसे पढ़ रहे हो ना, अभी तो आप सुन लीजिए, लेकिन जब आप ऐसे क्वेश्चन पढ़ो तो आप क्या क्या करो, आप लोग सेक्शंस देखा करो एक्ट में जाकर। ठीक है, तो पहला पढ़िए, ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स बिल्ड। हाँ, ये तो डेफिनेटली ड्यूटी है, तो ए तो है। चलिए, और ए जो है सारे 1 को छोड़ के सब में ए दिया हुआ है, तो यानी कि ये तो नहीं होगा। इन्होंने पूछा व्हाट आर द ड्यूटीज, ध्यान रखना क्योंकि पूछते हैं नॉट, तो ये पूछा क्या ड्यूटीज है, तो ए तो होगा, तो इसमें ए नहीं है तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज यूज ऑफ द गुड्स, ये भी है। चलिए, यानी कि ऑप्शन 2 भी चला गया क्योंकि बी भी है। सी क्या है, ड्यूटी नॉट टू मिक्स बेलर गुड्स विद हिज ओन गुड्स, सी भी है। चलिए, यानी कि ये भी चला गया। फिर बचा यही ए बी सी डी। ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स ऑन फुलफिलमेंट ऑफ द पर्पस, ये भी सही है। ड्यूटी नॉट टू डिलीवर टू द बेलर इंक्रीज और प्रॉफिट ऑन द गुड्स बिल्ड, तो ये जो है ये आपका ऐसा नहीं है। अगर कुछ इसके कुछ कॉन्ट्ररी अगर कॉन्ट्रैक्ट है वो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि अगर जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं, किसी ने एक काव दी किसी को बेलमेंट में, तो अगर उस काव के बछड़ा होता है तो क्या होगा कि वो उस बछड़े के साथ काव को देना होगा। ठीक है, अगर कुछ इन लोग का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो अलग बात है, वरना नॉर्मली तो यही होता है। चलो, तो इसका करेक्ट आंसर 4 है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्सोल्यूट प्रिविलेज अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट। तो पिटीशन टू पार्लियामेंट, ठीक है, ओके। दूसरा है वर्ड्स रिटन और स्पोकन बिफोर अ ट्रिब्यूनल, ठीक है। कम्युनिकेशन मेड इन सेल्फ प्रोटेक्शन, कम्युनिकेशन रिलेटिंग टू स्टेट मैटर्स मेड बाय वन मिनिस्टर टू अनदर। तो अगर किसी को ना भी समझ है या नहीं, 3 तो डेफिनेटली नहीं होगा, तो 3 विल बी द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, द फाउंडेशन ऑफ फेडरेशन इन इंडिया वॉज लेड डाउन बाई विच लेजिस्लेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 या क्यून प्रोक्लेमेशन ऑफ 1875। तो ये तो डेफिनेटली नहीं होगा, है ना, ये तो था ही नहीं इससे रिलेटेड। अब 1950 में तो पहले मतलब उससे पहले भी एग्जिस्ट करता था, तो क्वेश्चन ये है कि 1919 में से है या 1935 से रिलेटेड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 1935 में एक्सप्रेसली मेंशन था
फेडरेशन के बारे में। 1919 में मतलब अक्सर कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन ये होता है कि वहाँ पे हम देखें तो वहाँ पे डायरकी सिस्टम आ गई थी, है ना, और थोड़ी पावर्स को हम लोग देख रहे थे कि डिवाइड किया जा रहा था, बट उसका जो स्ट्रक्चर था ना मेजरली यूनिटरी था। तो ये कहना कि वहाँ से आया है प्रॉपरली सही नहीं होगा। 1935 में एक्सप्रेसली लिखा था, तो इसमें मिक्स्ड ओपिनियन हो सकता है, बट मेरे हिसाब से इट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 32। अब क्या करना है हमें, ये मैच करना है। तो यही यूसीसी मतलब जो था उत्तराखंड में आया था, तो ये उस समय जो था टॉपिक थोड़ा रिलेवेंट था। अभी तो नहीं पूछेंगे ऐसे क्वेश्चंस, मतलब देखो मैं चीज़ अग्री करती हूँ कि यूजीसी कुछ कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब कुछ भी सवाल आ रहा है, वो चीज़ है, लेकिन अब छोड़ो, इतना परेशान होकर कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये देखो कितना कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्योंकि करना तो पड़ेगा, अब कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, तो इसे मैच करना है क्वेश्चन नंबर 32 को। तो यहाँ पे शेड्यूल 3 में क्या दे रखा है, शेड्यूल 3 में फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट दे रखा है, ए का 2 है। शेड्यूल 7 में क्या दे रखा है, शेड्यूल 7 में आपका फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट एंड एक्सटेंडेड सर्टिफिकेट दे रखा है, डेट मीन्स 4। शेड्यूल 5 में आपका क्या है, फॉर्म ऑफ प्रोबेट 1। शेड्यूल 4 में क्या है आपका, क्या बचा, 3, फॉर्म ऑफ केवियट। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 2 4 1 3। ठीक, 1। चलिए अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, इसको मैच करना है। ठीक है, एर्गा ओमिनिस, एर्गा ओमिनिस का मतलब क्या है, ऑब्वियसली ये है रिलेशन टू ऑल। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में। यूज कोगन्स का क्या है, यूज कोगन्स हमारा प्रीएम्प्टरी नॉर्म्स के बारे में बात करता है 2। पैक्टा sunt servanda क्या है, एग्रीमेंट्स आर टू बी रिस्पेक्टेड। रिबस एक्सटेंटिबस क्या है कि एसेंशियल सर्कमस्टांसेस रिमेन अनचेंज्ड, इससे रिलेटेड है। तो 1 2 3 4। तो बेसिकली क्या होता है ना कि जो रिबस एक्सटेंटिबस है एक तरीके का एक्सेप्शन, नॉर्मली क्या होता है ट्रीटी फॉलो करना होता है, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस सर्कमस्टांसेस हो गया तो मतलब एक्सेप्शन अलाउड है, इससे रिलेटेड है। तो 1 2 3 4 कहाँ पे, 3 में है। अगला क्वेश्चन है ये मोटर व्हीकल सेक्टर्स के सेक्शन है। मोटर व्हीकल एक्ट का मैंने देखा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा, रेंज देख लीजिएगा, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो इसमें जो है ये पूछा जा रहा है, मैच करना है। ठीक है, तो 164 बी में क्या है, 164 बी में हमारा मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड है 2। 162 में क्या है, स्कीम फॉर गोल्डन आवर। 164 ए में क्या है, स्कीम फॉर इंटरिम रिलीफ फॉर द क्लेमेंट्स 4। सेक्शन 159 में क्या है, सेक्शन 159 में आपका इंफॉर्मेशन टू बी गिवन रिगार्डिंग एक्सीडेंट। तो 2 3 4 1, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, which of the following amendment has inserted the theme secularism, socialism and integrity in the preamble of the Indian Constitution? तो preamble से related एक ही constitutional amendment है, that is 42nd Constitutional Amendment Act। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 36। तो ये जो है किससे रिलेटेड है, फैमिली लॉ के क्वेश्चन से रिलेटेड है। देखो अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जैसे इसमें क्लास 1 क्लास 2 हायर ये सब पूछा गया। ये जो चीज़ें जो सर्टेन है ना, श्योर है, मैं बोलूँगी उन्हें याद कर लो, क्योंकि देखो कुछ ऐसी चीज़ें पूछ लेते हैं किसी रैंडम जूरिस्ट का नाम और उसने क्या बुक लिखी है वो नहीं पता हो सकता है, तो देखो वो क्वेश्चन तो गलत होने हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सही होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो जो सामने सामने साफ साफ है, जो डायरेक्ट है, वो गलत नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हो? तो मैं ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। मुझे पता है बहुत बकवास क्वेश्चन पूछता है, अब इसकी क्या ज़रूरत है, मतलब कोई पढ़ाएगा तो मतलब क्या ही नीड है, लेकिन स्टिल चलिए जो है वो है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है पैटर्नल आंट सन, ये क्या होगा, आप एक बार रीड कर लीजिए। एग्नेट कोग्नेट क्लास 1 और क्लास 2 हायर पूछा गया। ठीक है, तो पैटर्नल आंट सन ये क्या होगा, पैटर्नल आंट सन होगा जो वो होगा हमारा कॉग्नेट। ठीक है, और डॉटर्स सन्स डॉटर ये क्या होगा हमारा क्लास 2 हायर। पैटर्नल अंकल्स डॉटर ये होगा एग्नेट। डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीजन ये होगा क्लास 1 हायर। देखो इसमें क्लास 1 आया तो पता ही होगा आपको कि डॉटर ऑफ अ प्रीडिसीजन ये डेफिनेटली क्लास 1 आयर होना है।
अब बात को समझे। मैंने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया कि देखो ये पता है कि डॉटर प्रीडिसेसर ये डेफिनेटली क्लास 1 हायर होगा, ठीक है, और डॉटर सन्स डॉटर ये हमें पता है कि क्लास 2 हायर होगा, ये दो की तो श्योरिटी है। फिर बचा एग्नेट कॉग्नेट। एग्नेट कॉग्नेट आपको पता ही है कि जो पूरा मेल के लाइन से रिलेटेड है वो एग्नेट, और बाकी जो मेल पूरा मेल से नहीं, मतलब पूरी लाइन मेल की नहीं है तो कॉग्नेट। समझे आप बात को। तो 2 1 4 3 करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन नंबर 37। तो इसमें मीमांसा, स्मृति, पोस्ट रिफॉर्मेशन यूरोप और कॉर्कनोव। अच्छा देखिए, अगर आपने जूरिस्प्रूडेंस पढ़ा होगा तो, या वैसे भी आपने देखा कि जब पोस्ट रिफॉर्मेशन यूरोप आया था तो उसके बाद क्या हुआ था। उसके बाद बेसिकली जो चर्च की अथॉरिटी थी ना वो खत्म हो चुकी थी। यहाँ से पॉजिटिविज्म को बढ़ावा मिला। तो यहाँ पे देखो कि क्या चारों में से कौन सा ऑप्शन इससे मैच करता है। लॉ एंड मॉरल्स आर सेम, नहीं, ये तो नहीं मैच करता है। आइडिया ऑफ वैल्यूज इज अ फाउंडेशन, नहीं। लॉ डिराइव्स अथॉरिटी फ्रॉम स्टेट एंड नॉट फ्रॉम मोरल्स, तो सी का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मैं कह रही हूँ अगर बाकी किसी को नहीं भी पता तो देखो इससे आपको आंसर पता चल जाएगा कि आंसर आपका 1 है। बट स्टिल हम सॉल्व करते हैं। मीमांसा क्या बताता है। मीमांसा बेसिकली बताता है कि ऑब्लिगेटरी और रिकमेंडेटरी रूल्स में डिफरेंस है, विधि है ना, अर्थवाद, इनमें फर्क है। चलिए स्मृति। स्मृति क्या बताता है कि लॉ एंड मोरल्स आर सेम, और आइडिया ऑफ वैल्यूज इज अ फाउंडेशन, ये किसका है, कॉर्कनोव। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। एस्ट्राडा डॉक्ट्रिन डीलिंग विथ रिकॉग्निशन स्टेट एंड गवर्नमेंट इज प्राइमरी रिलेटेड टू ऑब्वियसली मैक्सिको। अब यहाँ पे मैक्सिको किसकी कौन सी थ्योरी मानता है। मैक्सिको मानता है सेल्फ डिटर्मिनेशन, और क्या मानता है ये मानता है कि नॉन इंटरवेंशन। मतलब इसको फर्क नहीं है कि वो गवर्नमेंट किस तरीके से आई, लेजिटिमेट मीन्स से आई या इलेजिटिमेट मीन्स से आई, हम जो है उसे रिकॉग्निशन दे देंगे। ठीक है, ये बेसिकली कौन से टॉपिक से रिलेटेड है, ये रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट से रिलेटेड है। ओके, क्वेश्चन 39। अरेंज द फॉलोइंग प्रोविजन इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 सेक्शन वाइज। तो साइबर टेररिज्म इसमें ये अलग से दिया हुआ है। साइबर टेररिज्म आपको पता होना चाहिए किसमें, 66F में है। ठीक है, और उसके बाद फिर पनिशमेंट फॉर, मतलब ये आप लोगों को जो बेसिकली पनिशमेंट वाला सेक्शन है ना, जो 66 65 है ना, और बाकी जो आगे है उसे ध्यान रखना, क्योंकि उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस देखे हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट आपका कहाँ का है, 66C का है। प्रिवेसी कहाँ का है, 66E का है। समझ रहे हो बात को, तो ऐसे हो पाएगा। ठीक है, उसका पेनाल्टी फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन ये आपका 71 में है। पेनाल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रिवेसी ये 72 में है। तो यहाँ पे सबसे पहले BE है ना, BECAD आई थिंक ये बना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 40। ए क्रिश्चियन मैन, ध्यान से पढ़ना ठीक है, अ क्रिश्चियन मैन X एंड ए हिंदू गर्ल Y। ठीक है, तो एक क्रिश्चियन है और एक हिंदू है, लड़का क्रिश्चियन है लड़की हिंदू है। ए लव्ड एंड एंटर इनटू एन एग्रीमेंट ऑफ मैरिज। क्या हुआ है, एग्रीमेंट ऑफ मैरिज हुआ है। पहली बात तो यही एग्रीमेंट ऑफ मैरिज, ये जो टर्म है यहीं से थोड़ी चीजें फिशी हो गई हैं। ऑन ₹50 स्टैम्प पेपर है ना, ये लोग पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनाने गए हैं। एंड रजिस्टर्ड इट एट अ रजिस्ट्रार ऑफिस, दे एक्सचेंज्ड गार्लैंड। अच्छा, उसके बाद से पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनाने के बाद इन लोगों ने गार्लैंड एक्सचेंज किया, मंगलसूत्र टाई किया। तो बताइए वैलिड मैरिज है, इज इट अ वैलिड मैरिज? ये तो डेफिनेटली वैलिड मैरिज नहीं है। वैलिड मैरिज क्यों नहीं है? एक तो पहली बात देखो कि ये लड़का क्रिश्चियन, लड़की हिंदू है, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो मंगलसूत्र है और गार्लैंड वाला है, ये तो तभी होगा ना जब दोनों पार्टीज हिंदू होंगी। यहाँ पे दोनों पार्टी हिंदू ही नहीं है, और अगर ये लोग अपना रिलीजन नहीं चेंज करना चाहते तो स्पेशल मैरिज एक्ट लगेगा। ये तो कुछ है ही नहीं, गार्लैंड एक्सचेंज करना, मंगलसूत्र तो है ही नहीं। तो बेसिकली इट्स नॉट अ वैलिड मैरिज एज लीगल वैलिडिटी टेस्ट इज नॉट कंप्लीट। ठीक है, देखो सब में वैलिड लिखा, आपको रीजन भी नहीं पता ना, बस आपको पता है कि हाँ ये वैलिड मैरिज नहीं है, एकदम क्लियरली पता चल रहा है। ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी कर सकते हो, और ध्यान से पढ़ोगे तो आप इजिली कर सकते हो।
क्वेश्चन 41, व्हेन डिड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोटिफाई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल्स 2024? तो इसका आंसर है 22 अक्टूबर 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, इसमें क्या, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ द इंट्रोडक्शन इन द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट जैसे आया उस हिसाब से आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले इसमें जो बात है अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, वो 13th अमेंडमेंट के थ्रू आया है 1865 में। फिर ब्लैक सफरेज, ये हमारा 15th अमेंडमेंट के थ्रू आया है 1870 में। फिर अगला है हमारा वुमेन सफरेज से रिलेटेड, ये आया है 1920 में। और उसके बाद ये 18 ईयर ओल्ड सफरेज, ये कब आया, 1971 में 26th अमेंडमेंट के थ्रू। तो इसका जो करेक्ट ऑर्डर होगा, सबसे पहले स्लेवरी सी, देन इट विल बी ब्लैक सफरेज सी बी डी ए, तो यानी कि ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन नंबर 53, विच सेक्शन इन BNS 2023 रिप्लेस सेक्शन 124A ऑफ IPC 1860 बाय प्रोहिबिटिंग एक्ट्स एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी इन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया? तो ऑब्वियसली में पता है BNS में सेडिशन जैसा नहीं है कुछ, हाँ उन एक्ट्स की बात करी जा रही है विच इज एंडेंजरिंग सॉवरेनिटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो वो हमारा सेक्शन 152 में है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मीनिंग ऑफ द टर्म डोमिनेंट पोजीशन अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002? चलिए, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, ऑपरेटिंग इंडिपेंडेंटली ऑफ कॉम्पिटिटिव फोर्सेस ये भी है, कार्टेल एक्टिविटी अमंग कॉम्पिटिटर्स ये नहीं है, तो ये होगा करेक्ट आंसर। ये जो डोमिनेंट पोजीशन है आपको सेक्शन 4 में देखने को मिलेगा, ठीक है, और जो कार्टेल एक्टिविटी है सेक्शन 3 में आपको देखने को मिलेगा। 4 अफेक्टेड कॉम्पिटिटर्स और कंज्यूमर इन इट्स फेवर ये भी है, तो ये जो 3 नहीं है तो डेट मीन्स 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, फ्रॉम विच कंट्री पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड? तो इट्स आयरलैंड। और ठीक है, ये आपको पता होगा, रशिया का देख लेना, यूएसए का आपको पता होना चाहिए सब क्या है ना, ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। रशिया का फंडामेंटल ड्यूटीज है, यूएसए से हमारा फंडामेंटल राइट्स है। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट लीगल थ्योरी? इट डिफाइंस लॉ, करेक्ट है जी। उसके बाद इट एनालाइजेस लीगल कंसेप्ट, करेक्ट है। इट डील्स विद मेयर थ्योरी एंड इज नो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस, नहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कि कोई प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ही रहता है, ये गलत है। डी, इट हाईलाइट सेलिएंट फीचर्स ऑफ लीगल सिस्टम, या इट डस, तो इट विल बी ए बी डी, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 47, अरेंज द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 इन द ऑर्डर ऑफ इट्स अपीयरेंस इन द एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख ये भी जो हमारा प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने देखे, इंडेक्स बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, या छोटे छोटे एक्ट्स होते हैं ना, उनसे बहुत कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता, उनसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट इंडेक्स बेस्ड आ जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले पावर रिलेटिंग टू इंक्वायरी, ये हमारा दे रखा है सेक्शन 13 में। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन दे रखा है सेक्शन 14 में। स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन टू द कमीशन दे रखा है सेक्शन 15 में। फिर हमारा इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट सेक्शन 17, प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू आर्म फोर्सेस सेक्शन 19। तो करेक्ट आंसर विल बी सबसे पहले डी सी ई ए बी, डी सी ई ए बी। एक भी आपको पता रहता है ना, अगर आपको ये पता रहता है डी पहले तो सही हो जाता। और अगर नहीं भी आता ना ऐसे क्वेश्चन की क्या पहले क्या बाद में, थोड़ा पढ़ा करो और आप खुद गेस करना कि अच्छा क्या पहले हो सकता है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम वो सही हो सकता है। क्वेश्चन 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैनेडा? तो यहाँ पे इज ट्रू, ठीक है, क्या पूछा, ट्रू। सेपरेशन एग्जिस्ट बिटवीन ओनली जुडिशियरी एंड पार्लियामेंट, ऐसा नहीं है, जुडिशियरी सबसे फ्री है, जुडिशियरी इज इंडिपेंडेंट, ये गलत है। सेपरेशन एग्जिस्ट बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ऐसा तो नहीं है, मतलब चलिए इसको अभी रखते हैं। सी, देयर इज नो जनरल सेपरेशन ऑफ पावर, ये सही है क्योंकि वहाँ का हमारा सेपरेशन ऑफ पावर थोड़ा थोड़ा वैसे है। डी, क्या कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो पैरेलल विद प्रेसिडेंशियलिज्म, करेक्ट, यूएस जैसे थोड़ी फंक्शन करता है, तो वो इधर क्या आएगा, सी और डी ज़्यादा सही है, तो आंसर विल बी 4। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इनकॉर्पोरेट द एक्सप्रेशन राइट टू लाइफ? तो कहाँ पे राइट टू लाइफ दिया गया है?
ठीक है, तो इधर आर्टिकल 3 ऑफ यूडीएचआर 1948 एंड आर्टिकल 6 ऑफ आईसीसीपीआर 1966। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द राइटर ऑफ द बुक टाइटल द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन अ रिपोर्ट ऑन नॉलेज? तो इसका सही आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, जीन फ्रेंकोइस लियोटार्ड। क्वेश्चन नंबर 51, ट्रू सब्जेक्ट मैटर ऑफ ओनरशिप इन ऑल केसेस इज अ राइट, हु गिव द स्टेटमेंट? स्टेटमेंट दिया है सैलमन ने। क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है, इसमें से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ अडॉप्शन। चलिए, पहला है कि मुस्लिम लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज अडॉप्शन। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। इन लोगों ने पूछा इनकरेक्ट, मतलब जो यहाँ पे सही होगा वो गलत होगा, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये सही है। दूसरा, मैरिड हिंदू मेल कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड विदाउट ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ हिज वाइफ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते, वाइफ की कंसेंट लेना ज़रूरी है, तो ये इनकरेक्ट है, मतलब ये बी। ठीक है। सी, चाइल्ड मस्ट नॉट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 15 ईयर्स। बिल्कुल सही, तो ये भी नहीं होगा। टू पर्सन कैन नॉट अडॉप्ट द सेम चाइल्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। ये भी सही है। ई क्या कहता है, पर्सन हु इज अ मेजर एंड साउंड माइंड कैन ओनली बी अडॉप्टेड। तो ऐसा मेजर, आपको ये दो बात कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रही? चाइल्ड मस्ट नॉट हैव कंप्लीटेड एज ऑफ 15 ईयर्स और मेजर, तो ई जो है गलत है, ए और ई गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे, सॉरी नॉट ए, बी और ई गलत है। आई एम सो सॉरी, मैंने गलत वहाँ कर दिया, बी और ई है ना, बी और ई, तो बी और ई आपके गलत है, तो यानी कि ऑप्शन 1 होगा आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, 7 लेजिस्लेशन लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। ठीक है, तो आप देख लेना शेड्यूल एक बारी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नॉट इंक्लूडेड अंडर शेड्यूल 1? मैं कह रही हूँ जैसे शेड्यूल भी नहीं पढ़ा, एक बार, अब मान लो आपको नहीं पता, एक बार रीड करो और आप बताओ कि क्या हो सकता है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये होगा, बिल्कुल होगा क्योंकि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। दूसरा, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, हाँ ये भी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। फिर फोर्थ रीड करो तो शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। तो इन चारों में से ये थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा फोर्थ? तो डेफिनेटली इसका आंसर ये है, मतलब ये उधर लिखा भी नहीं है लेकिन थोड़ा अटपटा लग रहा है, तो आप गेस भी कर सकते हो, कहने का मतलब ये है। फिर 54, अरेंज द फॉलोइंग लीगल इंस्ट्रूमेंट क्रोनोलॉजिकली, असेंडिंग ऑर्डर में आपको इसको अरेंज करना है। तो इसमें सबसे पहले हमारे यूएन प्रिंसिपल फॉर ओल्डर पर्सन्स, इसका ईयर है 1991। फिर है हम लोग का यूएन डिक्लेरेशन राइट ऑफ पर्सन बिलोंगिंग टू नेशनल एथनिक रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो ये वही वाला क्वेश्चन है कि ये मतलब ठीक है, आप थोड़ा बहुत गेस कर सकते हो, जैसे आपको ये पता होगा राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है ना, और ऑप्शनल प्रोटोकॉल टू द सीडो, ये 2-3 चीज़ें आपको पता होगी, तो उसके हिसाब से अगर आप गेस करना चाहो तो गेस कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं आपको आंसर बता देती हूँ। और फिर ऑप्शन प्रोटोकॉल टू द सीडो है इसके बाद, जो कि है 1999 का। और उसके बाद अगला है हमारा यूएन कन्वेंशन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006 का, और राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट ये हमारा कब का है, 2016 का है। तो इसमें रिसेंट तो यही लग रहा था, तो एंड में ए होना ये तो तय था, और ए जो है इन लोगों ने एक ही ऑप्शन में दिया था, तो देखो इन लोगों ने ऑप्शन ईजी दिया, ऑप्शन हार्ड नहीं दिया है ना। तो सबसे पहले हम लोग का क्या होगा, CEBDA, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन? ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, उसके हिसाब से आपको पता नहीं कि इसमें से क्या सही है और क्या गलत है। द डॉक्ट्रिन हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द डेवलपमेंट ऑफ लॉ ऑफ जुडिशियल रिव्यू, करेक्ट। B, doctrine is well established and operated in the domain of public law, correct. C, doctrine has been developed both in context of reasonableness and natural justice, हाँ. D, the concept of legitimate expectation made its first appearance in the case of Union of India versus Hindustan Development Corporation, नहीं, ये आंसर नहीं होगा। पहला केस जिसे बोला जाता है, जितना मेरे रिसर्च रही है और जितना मुझे ढूंढने में पता चला है, तो स्टेट ऑफ केरला वर्सेस KG माधवन पिल्लई 1988 का केस है, और उसके बाद नवज्योति ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ऐसे करके है। और अगर हम लोग इंटरनेशनल स्फीयर में बात करें तो आपको जो है ये स्किम्ड वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, इस केस में आपको इसके बारे में पहली बार इसका मेंशन हुआ था। ठीक है, स्किम्ड वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ होम अफेयर्स।
ठीक है, मैंने आपको बता दिया इन्फॉर्मेशन, क्या पता काम आ जाए। तो चलिए, तो ए बी सी सही जवाब है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 56, द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू वॉज फर्स्ट अडॉप्टेड अप्लाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस। ऑब्वियसली इट्स मार्बरी वर्सेस मेडिसन, मतलब ऑप्शन बिना देखे आपको पता होना चाहिए, चीज इतनी बार आई है। चलो, क्वेश्चन नंबर 57, अरेंज द फॉलोइंग केसेस रिलेटेड टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस गोवर्धन दास, ये पता रहता है मोस्टली, है ना। तो बाकी ये जो है सबको नहीं पता रहता, बट ये एक वन ऑफ द लैंडमार्क केसेस है कॉन्ट्रैक्ट का। तो ये कब का है? ये जो है हमारा 1973 का है। फिर न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी वर्सेस हरियाणा रोडवेज सोनीपत, ये हम लोग का 1997 का है। फिर ये चेयरमैन कम एमडी जो भी है टी प्लांटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये हमारा जो है ये ये आई थिंक 1998 या 1999 ऐसे है। फिर जीएसआरटीओ वर्सेस बी अरुणाचंद्र एंड कंपनी, ये 2001 का है। तो ए बी सी डी करेक्ट ऑर्डर है, ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 58, in which of the following case the Supreme Court of India struck down section 66A of the Information Technology Act 2000 as unconstitutional? तो श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये भी ऐसा क्वेश्चन है कि मतलब आपको पता होना चाहिए बिना देखे। अगर देखो, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप लोग क्या कर सकते हो कि आप ये केसेस भी पढ़ सकते हो किससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 59, ऑन विच डेट द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो कब आया था? 24 अक्टूबर 1945। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, कोई ऊपर से पढ़ता है तो एक गलती कर देता है। मैंने जेन्युइनली देखा है, बताऊँ क्या गलती करते हैं कि जो 10 दिसंबर 1948, ये भी एक लैंडमार्क डेट है। ये किसकी डेट है? यूडीएचआर की है। तो ठीक से नहीं पढ़ते तो ये इस पर भी आप लोग टिक कर सकते हो, थोड़ा देख के पढ़ना, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? यूडीएचआर का है, 10 दिसंबर 1948, और बाकी जो हमारा यूएन का है 24 अक्टूबर 1945 है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज आर प्रीडोमिनेंटली रिलेटेड टू अटेम्प्ट इन लॉ ऑफ क्राइम्स। देखो, इसका जो आंसर है ना उसको लेके मिक्स्ड ओपिनियन है, लेकिन मुझे जो सबसे सही लग रहा है मैं वो बता रही हूँ, बाकी आप लोग को जैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिफॉर्मेटरी थ्योरी तो डेफिनेटली नहीं होना है, करेक्ट। अब बचता है ये 3, तो इसमें से प्रॉक्सिमिटी थ्योरी तो जो है वो डेफिनेटली होगा। प्रॉक्सिमिटी थ्योरी क्यों होगा? मतलब बेसिकली यही है ना कि वो कितना पास है अपने टारगेट के, कंप्लीशन के कितना पास है, तो ये कहीं ना कहीं डिसाइड करता है कि उसने अटेम्प्ट किया है नहीं किया है, तो ये तो डेफिनेटली है। अब जो सवाल उठता है वो उठता है कि लास्ट सीन थ्योरी है कि थ्योरी ऑफ इम्पॉसिबिलिटी है। अगर लास्ट सीन थ्योरी की बात करी जाए तो मुझे लगता है कि नहीं है, क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो ये लॉ ऑफ एविडेंस का पार्ट है। अगर हम लोग लॉ ऑफ एविडेंस में देखें तो बेसिकली ये माना जाता है कि अगर विक्टिम को आखिरी बार अक्यूज के साथ देखा गया है तो बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज पर आता है, तो इसका अटेम्प्ट से तो लेना देना नहीं है, ठीक है। और फिर बात करें थ्योरी ऑफ इम्पॉसिबिलिटी की, थ्योरी ऑफ मतलब मैंने ऐसा सुना था कि इसको लेके मिक्स्ड ओपिनियन थे, है ना। तो मुझे जो बेस्ट लगा मैं वो बता रही हूँ। अगर आप लोग को पता है तो खिचड़ी में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने जस्ट आपको रीज़न दे दिया कि ये क्यों नहीं है, ठीक है, जो मुझे लगता है। बाकी थ्योरी ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ये होगा, क्यों होगा, मतलब ये थ्योरी ऑफ इम्पॉसिबिलिटी क्या है? ये डील करता है उन केसेस से जहाँ क्राइम पूरा करना फिजिकली या लीगली इम्पॉसिबल हो। जैसे अगर सपोज एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे वो क्या जेब मारने वाला एग्जांपल है ना, अगर कोई किसी की खाली जेब में पॉकेट मारने के लिए हाथ डालता है तो फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी है, तो वो क्या अटेम्प्ट है नहीं है, तो ये थ्योरी डिसाइड करती है कि कब एक इम्पॉसिबल एक्ट को क्रिमिनल अटेम्प्ट मानेंगे, कब नहीं मानेंगे। तो करेक्ट आंसर विल बी बी एंड सी, तो इसका आंसर 3 है। क्वेश्चन नंबर 61, अरेंज द फॉलोइंग केसेस ऑन मेंटेनेंस इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये और बार भी पूछा गया, जब मैंने फैमिली लॉ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे तो मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूंगी कि एटलीस्ट एक्चुअली मेरे लिए भी ना बहुत मतलब बहुत बड़ी बड़ी वीडियोस लेके आ पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं क्या करूंगी छोटे छोटे पार्ट्स आप लोग के लिए बना के, जैसे फैमिली लॉ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पब्लिक मतलब जो भी सब्जेक्ट्स हैं सबके मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है आपके लिए छोटा छोटा बना के लाने की कोशिश करूंगी जितना पॉसिबल है मेरे लिए, तो उससे आपकी हेल्प हो सकती है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, तो ध्यान रखना आप।
तो सबसे पहले जो आया है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो का केस है 1985, और सबसे जो इसमें से रीसेंट है वो है डेनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001। ठीक है, उसके बाद शायरा बानो वर्सेस एम अब्दुल गफूर, ये है 1987 का, और ये नूर सबा खातून हमारा 1997 का है। तो करेक्ट ऑर्डर विल बी DACB, यानी कि 4। क्वेश्चन 62, इसको मैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये वाला केस क्या पता आपने सब पढ़ा हो, लेकिन ये वाला केस बहुत मतलब अगर आप पढ़ोगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ोगे तो ये वाला केस के बारे में कई बार जिक्र हुआ है, थोड़ा इम्पोर्टेंट सा केस है। लॉ कॉलेज से लेके आप लोग कई बार इसे पढ़ोगे, तो ये अगर आपको पता हो तो आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो ये जो गुल्लापल्ली नागेश्वर राव वर्सेस APSRTC है, ये केस किससे रिलेटेड है? ये ऑफिशियल बायस से रिलेटेड केस है। तो C का 1 है, ये तो क्लियर है। देखो C का 1 किसी में दिख रहा है, एक ही में दिख रहा है, यही करेक्ट आंसर है। बट स्टिल चलो और देख लेते हैं। पिक्यूनियरी बायस किसका है? ये है डाइम्स वर्सेस ग्रैंड जंक्शन कैनाल। ठीक है, 2। पर्सनल बायस किधर है आपका? पर्सनल बायस आपका मिनरल डेवलपमेंट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। जुडिशियल ऑब्स्टिनेंसी कहाँ पे आपका? स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस शिवानंद पाठक। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 है। क्वेश्चन नंबर 63, which schedule of the Indian Constitution contains special provision for the administration and control of scheduled area in several state? शेड्यूल से रिलेटेड कौन से शेड्यूल में क्या है, इसको गड़बड़ी करनी नहीं है आपको, बस आप बता दे रही हूँ। इसको याद करने कितना इजी ट्रिक है, यूट्यूब पे भरा पड़ा है। टीयर्स ऑफ ओल्ड PM करके है ना, मतलब बहुत ज़्यादा ये हमें लॉ कॉलेज में हमारे टीचर्स वगैरह ने हमें बता रखा था, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, और आई थिंक ये बहुत फेमस है ना। तो ये बता देगा कि पहले ये आप देख लेना है, ढूंढ लेना एक बार, ठीक है, कि शेड्यूल 1 में क्या टेरिटरीज की बात कर रहा है, शेड्यूल 2 इमोल्यूमेंट्स की बात कर रहा है, शेड्यूल 3 ओथ एंड अफर्मेशन की बात कर रहा है, समझ रहे हो आप? तो ऐसे है ये, तो इसका ऑब्वियसली करेक्ट आंसर इज 5th। ठीक है, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? मतलब टेक इट और लीव इट वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसको हम ये भी बोलते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला है नोटिस शुड नॉट बी कंटेम्परेनियस विद द कंसेंट। ऐसे थोड़ी होता है, ये तो गलत है। देयर शुड बी अ रीजनेबल नोटिस ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स। डेफिनेटली, अगर आपको नहीं भी पता ना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये खुद में एज ए स्टेटमेंट ही एक गलत चीज़ है, और भी सही लग रहा है कि रीजनेबल मतलब रीजनेबल नोटिस होना चाहिए जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स है। सी क्या कहता है? सी कहता है देयर शुड बी नो मिसरिप्रेजेंटेशन। हाँ, ये भी चीज़ सही है, मतलब आपको नहीं भी पता तो भी आप बता सकते हो। डी क्या कह रहा है? द पार्टीज आर नॉट बाउंड इफ द टर्म्स आर कंटेन्ड इन अ कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट। ये तो गलत है, अगर कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट कुछ है तो पार्टी तो बाउंड होगी ही ना, ये गलत है। तो बी सी सही है। ई क्या लिखा है? द कॉन्ट्रैक्ट विद स्टैंडर्ड टर्म्स मे बी ड्राफ्टेड बाय वन पार्टी एंड ऑन द सेम टर्म कॉन्ट्रैक्ट मे बी मेड विद न्यूमरस पर्सन। तो यही इन्होंने यहाँ पे क्या किया, इन लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया है। तो BCE विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 65, ठीक है, यहाँ पे बोला है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द हिस्टोरिकल ऑर्डर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लॉ थ्योरीज। तो इन चारों में देखो, सबसे पहले क्या था? यूनियन विद डिवाइन इज एंड ऑफ लॉ, ये सबसे पहला था। उसका चर्च इज द लॉ गिवर, ये आया। फिर सी पे आया डेवलपमेंट ऑफ आइडिया ऑफ रैशनलिज्म, ये रेनेसां और ये सब जो आया, ठीक है। उसके बाद आया हमारा रिवाइवल ऑफ नेचुरल लॉ। तो ये जो है इसका करेक्ट ऑर्डर है ABCD। करेक्ट आंसर विल बी 1। क्वेश्चन 66, husband and wife are married. H filed a petition for divorce that was granted in his favor by the family court. When H cannot remarry again. अब H कब शादी नहीं कर सकता है? When there is no right of appeal against the degree, तब तो कर ही सकता है ना, क्योंकि अब तो अपील का तो राइट भी नहीं बचा, तब कर सकता है। तो ये तो आंसर नहीं है। When the time for appeal has expired, तब भी कर सकता है ना, अगर अपील का टाइम ही खत्म हो गया तो कर सकता है। When an appeal file was dismissed, तो भी कर सकता है, मतलब मैटर सॉर्टेड है। अगला व्हेन द डिवोर्स डिक्री वाज स्टेट, तब नहीं कर सकता क्योंकि अभी फाइनल नहीं हुआ है ना। तो 66 से करेक्ट आंसर विल बी 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 67, ध्यान से देखना। इसमें पूछा इन्होंने बोला कि कौन सा इनकरेक्ट है एज पर मुस्लिम लॉ ऑन विल्स। ठीक है, तो यहाँ पे इनकरेक्ट कौन है, हम उस पर टिक करेंगे। अ विल ऑफ ए माइनर कैन बी रेटिफाइड बाय हिम ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, बिल्कुल भी नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो इनकरेक्ट है।
है ना, ये इनकरेक्ट है। क्योंकि क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि माइनर के साथ कुछ भी चीज़ होती है ना, वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग क्या होती है, वॉइड एब इनिशियो होती है, तो इसका तो कोई स्कोप है ही नहीं। चलिए दूसरा, द विल ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैनॉट बी रेटिफाइड ऑन अटेनिंग सैनिटी। हाँ ये चीज़ सही है। अगर सपोज, क्योंकि इधर भी सेम ही हिसाब है, अगर कोई अनसाउंड माइंड का जो पर्सन है, अगर वो कुछ भी विल या कुछ भी अग्रीमेंट कुछ भी करता है, तो वो क्या होता है, वॉइड एब इनिशियो होता है। तो भले से सेन हो जाए, उसके बाद उसे रेटिफाई नहीं कर सकता, तो बी सही है। यानी कि बी इधर आंसर नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा, इनकरेक्ट पूछा है। चलिए, विल मेड बाय ए सेन पर्सन विल बिकम इनवैलिड इफ ही सब्सिक्वेंटली बिकम्स इनसेन। ये भी गलत है। जब वो होशाबाद में उसने विल बनाया, बाद में कोई भी इश्यू होता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, तो ये भी गलत है। मतलब ये भी आंसर होगा। डी क्या कहता है, विल मेड बाय पर्सन हु सब्सिक्वेंटली कमिट सुसाइड इज इनवैलिड। इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी गलत है, मतलब ये भी सही है। तो इनकरेक्ट पूछा गया, तो ए सी डी आएगा। अब ए सी डी यहाँ पे कहाँ है ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ द कंट्री। हाँ ये है। तो ये तो आंसर नहीं, विच नॉट ट्रू पूछा है, तो ये नहीं होगा, ये तो सही है। ऑल ट्रीटीज एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स आर नेगोशिएटेड एंड कंक्लूडेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट टू सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट टू रेटिफिकेशन बाय द पार्लियामेंट। हाँ ये भी सही है, तो ये नहीं होगा। प्रेसिडेंट हैज पावर टू समन एंड प्रोरोग द पार्लियामेंट एंड कैन डिसॉल्व द लोकसभा। हाँ ये भी नहीं होगा। डी, प्रेसिडेंट इज empowered टू promulgate ordinance during the recess of parliament under article 213 ऑफ इंस्टीट्यूशन। नहीं, इसमें तो गवर्नर के पास पावर है, प्रेसिडेंट के पास 123 के अंडर पावर है, तो इसका सही जवाब होगा डी ओनली, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 69, which one of the following reports of the law commission of India recommended the inclusion of irretrievable breakdown of marriage as ground for divorce? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है, इट विल बी 71st रिपोर्ट, और किसकी चेयरमैनशिप के अंडर, जस्टिस HR खन्ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अरेंज क्रोनोलॉजिकली द फॉलोइंग नेगोशिएशन ऑफ गैट बिटवीन 1947 टू 1994 विच लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ WTO। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है हमारा, इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों का आया NAC, ये कब आया था, ये सेकंड गेट राउंड था। ठीक, उसके बाद अगला आता है हमारा टोरक्यू का आता है। ठीक है, ये थर्ड था। उसके बाद फिर अगला आता है हमारा कैनेडी राउंड, जो कि 6 था। फिर टोक्यो आता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ADBC, मतलब 3। Question 71. Which of the following case does not relate to the concept of absolute liability under law of India? तो कौन सा absolute liability से related नहीं है? ये आपको करना में बड़ी आसानी होगी। अब पता है आपको absolute liability का कब आया था? absolute liability हमारा 1987 का आया था। अगर आपको इन केस का ईयर पता है तो भी आप आंसर कर सकते हो। तो कौन सा रिलेटेड नहीं है, MC मेहता तो डेफिनेटली है। ठीक है, उसके बाद तो ये नहीं होगा। इंडिया काउंसिल फॉर ये भी होगा। अब आपको इन दो में से लग सकता है कि कौन सा है, तो इधर जो करेक्ट आंसर आएगा ये है आपका मद्रास रेलवे कंपनी वर्सेस जमींदार ऑफ कारवेंटेग्रम। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन 72। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ US कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, तो ए में क्या बोलता है, मोड ऑफ अमेंडमेंट इज गिवन इन आर्टिकल 4। नहीं, ये कहाँ पे दिया हुआ है, आर्टिकल 5 में दिया हुआ है, तो ये तो सही नहीं पूछा, नॉट करेक्ट, यानी कि ए होगा आंसर। 2/3 ऑफ बोथ द हाउसेस कैन प्रपोज अमेंडमेंट, ये सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। अगला है, इट हैज टू बी रेटिफाइड बाय 3/4 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। हाँ ये भी सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। डी, कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बाय कन्वेंशन, ये गलत है। ठीक है, तो ए और डी होगा, यानी कि करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 73। अरेंज द फॉलोइंग प्रोविजन एज पर द करेक्ट ऑर्डर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल वाइज आपको करेक्ट, मतलब आपको अरेंज करना है। एक बात ध्यान रखना, इमरजेंसी का जो है 352 से लेकर 360 तक, ये प्लीज याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है ना। ये अगर एक मतलब इतने कम आर्टिकल है और सोचो फ्री का नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका सबसे पहले
सबसे पहले आपका आएगा फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, ये कौन से उसमें आएगा, ये आपका 356 में आएगा। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी किस में आएगा, 352 में आएगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी किस में आएगा, 360 में आएगा। सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी 358। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा आपका, BADC, करेक्ट, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। व्हाट इज द यूएस इक्विवेलेंट लेजिस्लेशन ऑफ इंडियन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, तो इट इज फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 1966। ठीक है, अगला है क्वेश्चन 75, इसमें मैच करना है आपको। ठीक है, डायरेक्टर एज एजेंट, ये कौन से केस में कहा गया है, ये आपका फेर्गुसन वर्सेस विल्सन में कहा है। ठीक है, देखो याद हो जाए तो कर लेना, तो मुझे पता थोड़ा मुश्किल होता है। डायरेक्टर एज एम्प्लॉयज किस में कहा गया है, इसमें कहा गया है। ठीक, डायरेक्टर एज ट्रस्टी किस में कहा गया है, ये आपका ऑप्शन 3 में कहा है। ठीक है, और उसका बचा हुआ आपका क्या बचा, ऑप्शन 4, तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर। डायरेक्टर एंड फिड्यूशियरी रिलेशनशिप किसमें बोला गया, फॉरेस्ट ऑफ डीन कोल माइनिंग कंपनी, तो यहाँ पे आपका 1 2 3 4, दैट मीन्स आपका होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन 76। 76 आपको ये अरेंज करना है। ठीक है, मतलब जो एक्सेप्शन आपके दे रखे सेक्शन 300 में, उसमें आपको अरेंज करना है। तो इसमें देखो कुछ ज़्यादा याद हो चाहे ना याद हो, अब इसमें जो ये है ना कि कंसेंट से रिलेटेड है, वो सबसे एंड में है। जो कंसेंट से रिलेटेड चीज़ है वो यहाँ पे क्या है, सबसे एंड में है, यानी कि एक्सेप्शन 5, तो डी का 1 है। अब डी का 1 देखो किस में है, डी का 1 2 में है। वैसे ही आपको पता होना चाहिए, इसमें इतना मतलब फिर भी आप कर सकते हो, 1 2 भी आपको पता होगा तो आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन किस में दे रखा है, ये आपका एक्सेप्शन 1 है, यानी कि ये 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक्सीडिंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ये कहाँ पे दे रखा है आपका, ये आपका एक्सेप्शन किस में दे रखा है, ये आपका एक्सेप्शन 2 में दे रखा है। ठीक है, तो एक्सेप्शन 2 कहाँ पे, 4, यानी कि ये क्या बचेगा, ये ऑब्वियसली आपका एक्सेप्शन 4 हो जाएगा, डेथ कॉज इन सडन फाइट, तो 2 4 3 1, यानी कि आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट द रूल ऑफ लॉ। क्वेश्चन 77 में आपसे पूछा गया कि इसमें से क्या जो है रूल ऑफ लॉ के बारे में सही है। पहला, इट इज डिराइव फ्रॉम फ्रेंच फ्रेज ला प्रिंसिपल डी लीगलाइट, सही बात है। और फिर अगला, इट इज कॉल्ड सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, हाँ सही है। सी कह रहे प्रमोट्स आर्बिट्ररी गवर्नेंस, तो साफ गलत है। डी क्या कह रहे, डिसीजन कुड बी मेड बाय डिस्क्रिशन ओनली, मतलब ये स्टेटमेंट खुद में ये दो गलत है, तो आप इन दो को खुद ही एलिमिनेट करोगे, बच्चा का ए बी, 4 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 78, विच ऑफ द फॉलोइंग यूएन ऑर्गेनाइजेशन एड्रेसेस द ग्लोबल जस्टिस कंसर्न। ठीक है, तो इस पे कुछ लोग ये कहते हैं कि जनरल असेंबली है, पर मुझे लगता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इसका आंसर होना चाहिए। तो बाकी आप लोग भी अपना ओपिनियन बता सकते हैं कि क्या होगा, है ना। आई हैव रीजंस ऑल्सो, बट अभी इसमें इतना डिस्कस करने का नीड नहीं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन है, तो ये जस्ट मैंने आपको बताया। ओके, क्वेश्चन नंबर 79, एक्स एन इनसेन पर्सन किल्स वाई बाय फायरिंग फ्रॉम अ लोडेड गन, एक्स हैज कमिटेड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस, एक्स ने कोई ऑफेंस नहीं किया है। ठीक है, तो ये नॉन कॉम्पस मेंटिस, आपको पता है ना कि मतलब वो इंसेन है, तो ऑब्वियसली कोई ऑफेंस नहीं होगा। नॉन कॉम्पस मेंटिस आपको आईपीसी में सेक्शन 84 में देखने को मिलेगा, और बीएनएस में आई थिंक आपको सेक्शन 22 में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 80, ठीक है, इसे मैच करना है, तो जस्ट नेसेसिटास, अब राइट ऑफ द मैन टू डू फ्रॉम विच ही कैनॉट बी डिसुएडेड। ठीक है, इसका 4 है। अब मैं भी मैच करके प्रोबेबिलिटी नहीं दिखा रही हूँ, है ना, वरना बहुत लंबा हो जाएगा ये। फिर मैलिस, मैलिस का क्या है, कलेक्टिव टर्म फॉर इंटेंशन और रेकलेसनेस 1। डॉलस एंड कल्पा क्या है, डॉलस एंड कल्पा क्या है, टू फॉर्म्स ऑफ मेंस्ट्रिया। डॉलस एंड कल्पा क्या है, 2 फॉर्म्स ऑफ मेंस्ट्रिया। और इंटेंशन एंड नेग्लिजेंस क्या है, इंटेंशन और नेग्लिजेंस जो है हमारा 2 अल्टरनेटिव कंडीशंस ऑफ पीनल लायबिलिटी। तो 4 1 2 3, योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए, क्वेश्चन 81, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए लीगल राइट। ठीक है, तो आपने इस क्वेश्चन को पता होने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, आप लोगों ने सेलमेंट्स का अगर पढ़ा होगा, सेलमेंट ने 5 एलिमेंट्स बताए हैं लीगल राइट के, है ना।
सेलमेंट का, वो आपको पता होगा तो आप इजली आंसर कर सकते हो, और नहीं पता तो आप जान लो। क्या 5 चीज़ें हैं? एक तो सबसे पहला पर्सन ऑफ इनहेरेंस होना चाहिए, मतलब उस राइट का कोई ओनर होना चाहिए। आप लोग खुद भी ढूंढ सकते हैं, मैं तो यहाँ पे जस्ट शॉर्ट में बता रही हूँ। दूसरा क्या है? पर्सन ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए, मतलब ये राइट किसके अगेंस्ट है, अगेंस्ट हुम दिस राइट इज अवेलेबल। तीसरा क्या है? आपका ऑब्जेक्ट ऑफ द राइट है ना, कंटेंट या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ द राइट। ठीक, उसके बाद फोर्थ क्या है? सब्जेक्ट मैटर ऑफ द राइट, है ना। फिर फिफ्थ क्या है आपका? टाइटल, सब्जेक्ट मैटर ऑफ राइट, फिर आपका टाइटल। थोड़ी मेरी हैंड राइटिंग बेकार है, बट आप लोग देख लेना, तो मैंने आपको बता दिया। चलिए, तो ए क्या है? राइट्स ऑफ वेस्टेड पर्सन नॉट अगेंस्ट अ पर्सन, ये तो गलत है। अगेंस्ट अ पर्सन भी तो होगा ना, पर्सन ऑफ इंसिडेंस, तो ये तो गलत है। चलिए, अगला क्या है? राइट आर एक्ट और ओमिशन फेवर ऑफ पर्सन एंड टाइटल, बिल्कुल सही। सी के कह रहा है एक्ट और ओमिशन रिलेट टू अ थिंग, हाँ। एवरी लीगल राइट हैज अ टाइटल, हाँ। बी सी डी यानी कि ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द आर्टिकल ऑफ द जेनेवा कन्वेंशन ऑफ 1949 इज कॉल्ड मिनी कन्वेंशन विद इन द कन्वेंशन? तो इसका जो आंसर है वो है आर्टिकल 3। ठीक है, आर्टिकल 3 जो है उसे मिनी कन्वेंशन कहा जाता है। बेसिकली ये जो नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कन्फ्लिक्ट होते हैं, जैसे वॉर इन मतलब सिविल वॉर्स, है ना, इन सब पे लगता है। डोमेस्टिक आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, इन सारी चीज़ों पे लगता है। इसका आप अलग से पढ़ सकते हो, बट ध्यान रखना कि ये क्या है? आर्टिकल 3 है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग एज पर द करेक्ट ऑर्डर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल वाइज। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, आपको ये तो पता होगा कि यूनियन पहले आएगा, फिर स्टेट का बाद में आएगा, है ना। तो मतलब आपको मैं कह रही हूँ कि एग्जैक्ट सेक्शन भी नहीं पता ना, आपको जस्ट एक थोड़ा सा क्रोनोलॉजी का आइडिया, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट कौन सा आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 124। उसके बाद ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन तो सुप्रीम कोर्ट 131। फिर लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर, मतलब ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, तो 213। प्रेसिडेंट की कहाँ पे? 123। ट्रांसफर ऑफ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, 222। जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट, 225। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? ए बी सी डी 1। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट एक्सप्लेन्स द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ फॉर्म? तो इसका आंसर है सेक्शन 68। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 85, अरेंज द फॉलोइंग केसेस ऑन गिफ्ट अंडर मुस्लिम लॉ इन क्रोनोलॉजिकल। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है मकबूल अलम वर्सेस खादजिया, है ना, खुर्शिदा बेगम और अब्दुल रहीम। और ये मतलब आपके पास बेसिकली 4 ऑप्शन है, तो आपको इसको अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा, इसमें देखा जाए तो जो सबसे पहले ये डी आएगा आपका। ठीक है, ये कौन सा ईयर है इसका? इसका ईयर 1923 है। मैं अभी आपको आंसर बताने पे थोड़ा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत टाइम ले लिया है। बट हाँ, आपको जस्ट ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इसमें से क्या पहला है। अभी यहाँ पे देखो तो उसे याद कर लो। ठीक है, मकबूल आलम वाला जो केस है 1966 का है। उसके बाद हम लोग का अब्दुल रहीम वर्सेस अब्दुल जबर, ये 2009 का है। और खुर्शीदा बेगम जो है 2016 का है। तो आपका जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो होगा DACB, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 86, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा? अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज 26। फिर आएगा आपका अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड 27। फिर आएगा अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग 28, अग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर। तो ये आ जाएगा आपका DCBA, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन नंबर 87, in which of the following case the apex court of India issued 14 direction to the union and state government to ensure complete eradication of manual scavenging and hazardous cleaning? So it's Dr. Balram Singh versus Union of India. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, what does injury mean under section 44 of IPC 1860 and 214 of BNS 2023? तो इसका मतलब क्या है? बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी होगा। तो किस में लिखा है बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी? ये लिखा है 3 में। तो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89,
विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स आर रिलेटेड विथ नल्ला पॉइंट साइन लेगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है नो पनिशमेंट विदाउट लॉ। ठीक है, इस लीगल ऐसे लीगल मैगजिम्स हैं, आप उसका मतलब देख सकते हो। तो इसका मतलब क्या है? नो पनिशमेंट विदाउट लॉ। ठीक है, तो इसमें क्या क्या सही है आपको ये बताना है। रेट्रोएक्टिविटी ऑफ पीनल लॉस, नहीं, ये तो नहीं है। स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन, हाँ। सर्टेनिटी इन लेजिस्लेशन, हाँ। एसेसिबिलिटी ऑफ लॉ, हाँ। लिबरल इंटरप्रिटेशन, ये नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इट विल बी BCD, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ओके, वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।